तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेबी सन वेब सीरीज़ को, जिसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज़ को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, इसलिए मैं इस वेब सीरीज़ को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वेब सीरीज़ में 7 एपिसोड है और सातों एपिसोड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वेब सीरीज़ की कहानी को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस वेब सीरीज। तो फर्स्ट एपिसोड चालू होता है और इस एपिसोड का नाम है द जंगल। जैसा एपिसोड का नाम जंगल है उसी तरह ये एपिसोड जंगल से स्टार्ट होता है। जंगल में एक इंसान किसी दूसरे इंसान की लाश को घसीटता हुआ ले जा रहा था। तभी रास्ते से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है और उसे वहाँ हलचल महसूस होती है। पुलिस वाला वहाँ पर जाकर देखता है और खुद डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें बालागढ़ नाम के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिदम नाम का एक बुजुर्ग इंसान सभी लोगों को चाय पिला रहा था। इसके बाद हमें बिधन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी में मेन रोल निभाने वाला है। शाम को सभी पुलिस वाले एक मंदिर में जाते हैं जहां पर पूजा हो रही थी। पूजा के टाइम ये लोग चिदम को देखते हैं, जो कि एक बकरे की बलि दे रहा था। इसके बाद सभी पुलिस वाले ओसी आदरिस नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो कि इनका सीनियर था। ओसी आदरिस इन्हें मिलकर एक खुशखबरी देता है कि कल मेरी डॉटर की सेरेमनी है, इसलिए मैं कल पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा, इसलिए तुम लोग सभी संभाल लेना। और साथ ही वो बोलता है कि जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो मुझे कॉल मत करना। अब अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर ओसी आदरिस के भी सीनियर आ जाते हैं। ये देखकर विवन को मजबूरन ओसी आदरिस को कॉल करना पड़ता है। ओसी आदरिस का सीनियर उसे इनविटेशन देने के लिए आया था, लेकिन बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि तुम्हारे गांव के प्रधान की बहन का हस्बैंड दिनेश गायब है। इसके बाद ओसी आदरिस विवन को डांटते हैं और फोन को कट कर देते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में नरोत्तम नाम का एक आदमी आता है, जो कि दिनेश के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, जिस पर विवन बोल देता है कि उसकी जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आता है और वो विवन से कहता है कि मेरे घर पर चोरी हुई है, जिसमें मेरे कई सारे सोने के गहने भी चोरी हो चुके हैं। उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर जांच पड़ताल करने के लिए विवन अपने जूनियर सुदप्पा और अशोक को भेज देता है। इसके बाद विवन अपने घर पर लंच करने के लिए जाता है, जहाँ पर हम उसकी वाइफ को देखते हैं। उसकी वाइफ का नाम भृष्टि है। भृष्टि और विवन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भृष्टि प्रेग्नेंट है, लेकिन विवन को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विवन ज़्यादातर अपने काम काज में बिजी रहता है, जिस कारण से वो भृष्टि को टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है। भृष्टि विवन को बताती है कि मेरी डिलीवरी अगले ही हफ्ते होने वाली है। साथ ही शॉकिंग बात यह है कि इनकी लव मैरिज हुई है और इनके घर पर कोई नहीं रहता, यानी कि इनके घर पर बुजुर्ग और उनको संभालने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि लव मैरिज के कारण इनके माँ बाप इनसे दूर रहते हैं और इसी कारण से ये लोग अपने फैमिली मेंबर से मिले तक नहीं है। लंच करने के बाद विवन एक हवलदार को लेकर टुड्डूपाड़ा के जंगल में जाता है। उसे एक टिप मिली थी कि इस जंगल में एक लाश मौजूद है। विवन और हवलदार उस जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही लाश दिखाई देती है। उस लाश का सिर धड़ से अलग था। इस लाश का चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से घायल था। इसके बाद वहाँ नरोत्तम को बुलाया जाता है और नरोत्तम भी उस लाश को पहचानने से इनकार कर देता है। वो क्लियरली डिनाई करता है कि ये दिनेश की लाश नहीं हो सकती। नरोत्तम कहता है कि दिनेश की एक हाथ की उंगली कटी हुई थी, लेकिन इस लाश की सभी उंगलियां सही सलामत हैं, इसलिए ये लाश दिनेश की हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर उनका सीनियर आईसी भी आता है और वहाँ देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब विवन आईसी को छोड़ने के लिए कार तक जाता है। सोपन्ना यानी कि वो हवलदार भी वहाँ से कुछ टाइम के लिए अलग होता है और मीडिया वाले उसे बिजी कर लेते हैं और इसी टाइम पर उस लाश का सिर गायब हो जाता है। जब विवन आकर देखता है तो लाश का सिर गायब देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दूसरे एपिसोड का नाम हैंडलेस वन है। विवन मौके पर मौजूद सभी लोगों की चेकिंग करने लगता है कि कहीं आसपास के लोग ही उसका सिर तो नहीं ले जा रहे। इसके बाद मजबूरन विवन को अपने सीनियर ओसी आदर्श को ये बात बताना पड़ता है। ओसी आदर्श ये बात सुनकर काफी ज्यादा भड़कते हैं और जल्दी से उस लाश के सिर को ढूंढने के लिए बोलते हैं। जब ये बात आईसी को पता चलती है तो आईसी भी ओसी आदर्श को डांटता है और अल्टीमेटली हमें ये पता चल रहा था कि सब लोग एक दूसरे को डांट रहे हैं और फाइनली बर्डन विवन के ऊपर आ रहा है। इसके बाद पुलिस जोर शोर पे जंगल की चेकिंग करने लगती है और ढूंढते हुए पुलिस को तभी एक हलचल महसूस होती है,
तभी उन्हें लगता है कि कोई वहाँ से भाग रहा है। पुलिस काफ़ी दूर तक उसका पीछा करती नाकामयाब रहती है। इसके बाद अशोक को अचानक कॉल आता है कि विवन की वाइफ गिर गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो विवन को अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुरंत विवन को लेकर हॉस्पिटल जाता और विवन अपनी वाइफ दृष्टि से मिलता है। दृष्टि को देखकर हमें लगता है कि वो ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली उसे कुछ दिक्कत थी। वो इस बात से ज़्यादा परेशान रहती थी कि विवन उसे इग्नोर कर रहा है। वो ज़्यादा फोकस अपनी ड्यूटी को दे रहा है और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। जब विवन वहाँ से बाहर आता है तो वृष्टि के माता पिता वहाँ पर बैठे थे। वृष्टि के माता पिता विवन को देखकर ताने मारते हैं कि कैसा पति है, अपनी वाइफ का भी ख्याल नहीं रख पाता, इसीलिए हम अपनी बेटी की शादी एक पुलिस वाले से नहीं कराना चाहते थे। कुछ इस तरह के ताने मारते हैं जिससे विवन थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। अब विवन को अचानक कुछ अर्जेंट काम से जंगल में जाना पड़ता है और उधर हम जंगल के अंदर देखते हैं कि ओसी अदृश्य अपने सीनियर आईसी से बात कर रहे थे। ओसी अदृश्य का सीनियर उसे बोलता है कि मुझे एक केस जल्द से जल्द खत्म चाहिए। तब ओसी अदृश्य उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगते हैं इस केस को क्लोज करने के लिए। साथ ही आईसी यानी कि ओसी अदृश्य का सीनियर उसे बता देता है कि ये बात मीडिया में बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विवन जंगल में छानबीन करने लगता है, जहां पर उसे छानबीन के दौरान एक कड़ा दिखाई देता है। तभी वहां पर अशोक आता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ का अर्जेंट में ऑपरेशन करना है। तब अशोक उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पर विवन तुरंत जल्दी फॉर्म भरकर उसके ऑपरेशन की तैयारी चालू करवा देता है। फाइनली हमें पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उसे एक लड़की हुई है। विवन भ्रष्टि से मिलता है और अपनी बेटी को गोद में लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। भ्रष्टि भी फाइनली अब विवन से खुश होने लगी थी। विवन अपनी बच्ची को गोद में लेकर खिला रहा था, जिसे देखकर भ्रष्टि काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विवन बाकी पुलिस वाले को वो कड़ा दिखाता है। तभी वहां पर चिदम भी चाय देने के लिए आता है। चिदम उस कड़े को देखकर बताता है कि ये कड़ा तभी लोग पहनते हैं जब उन्होंने गजन उत्सव के लिए किसी तरह की स्पेशल मन्नत मांगी है। चिदम ये इसलिए जानता है क्योंकि वो खुद एक वीक के लिए इस कड़े को पहना है और ये कड़ा दोनों पैरों में पहना जाता है, यानी कि जो कोई भी उस सिर को लेकर भागा था उसके पैर से एक कड़ा गिर गया। यानी कि अब उसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके पैर में एक ही कड़ा होगा। इसके बाद विवन और अशोक तुरंत उस जगह पर जाते हैं जहां पर गजन उत्सव मनाने के लिए लोग बाग इकट्ठा हुए थे। यहां पर आकर वो सभी लोगों के पैर चेक करने लगते हैं। अब यहां पर उत्सव के दौरान भक्तजन एक गेम खेलते हैं, जहां पर इन्हें टाइगर, क्लॉथ, डमरू और त्रिशूल ढूंढना था। अब भक्तजन जमीन पर क्लॉथ, डमरू और त्रिशूल ढूंढना चालू करते हैं। अब यहाँ पर खोजबीन करते करते रोबी और कार्तिक नाम के पंडित को जमीन के अंदर से एक हाथ का टुकड़ा दिखाई देता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि उस हाथ की एक उंगली नहीं है, यानी कि हम ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि दिनेश का है। और इस हाथ को दिखाते हुए सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है द एलाइज ऑफ डेडली स्नेक। अब शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिनेश को दिखाया जाता है। दिनेश के कुछ कारनामों को सुनकर हमें ये पता चलता है कि दिनेश कोई अच्छा इंसान नहीं है। दिनेश अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ मिलकर अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी बेच दिया था, लेकिन उसके चाचा उस प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा देने के लिए मना कर देते हैं। उसके चाचा का नाम अजीत हेला है और वो उसे फूटी कौड़ी देने से भी मना कर देता है। उसके चाचा अजीत हेला का कहना यह था कि उसके पिता ने उसे कम्प्लीटली त्याग दिया था, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो प्रधान की बेटी से शादी करे, लेकिन उसके पिता के ना चाहते हुए भी उसने प्रधान की बेटी से शादी किया। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। अजीत हेला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दिनेश को मारने की धमकी दे देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर कम्प्लीटली मार दूंगा। अब यहाँ पर दिनेश की लाश मिल चुकी है, इसलिए वहाँ पर रोना धोना चालू हो जाता है। दिनेश की माँ और उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और सारा इल्जाम अजीत हेला के ऊपर डाल देती है। अब दिनेश का मामला पंचायत से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। सारी गांव की लड़कियाँ और खासकर उसकी पत्नी रोने लगती है, जिसे नरोत्तम आकर वहाँ पर चुप कराता है। इसके बाद वहाँ पर डीएसपी भी आते हैं और डीएसपी इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद अशोक 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाता है। 2 लोग तो वही है, रोबी और कार्तिक, जो वहाँ गजन उत्सव के टाइम पर गेम खेल रहे थे। सबसे पहले इन दोनों को ही वो हाथ दिखा था और तीसरा उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में एक कड़ा पाया गया है। अशोक और वो हवलदार सुकंदा इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा पीटने लगते हैं, लेकिन इन तीनों का कहना है कि हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ये अजीत हेला यानी कि दिनेश के चाचा की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि अजीत हेला ने रात को निबारुन हालदार नाम के लड़के को कॉल किया था।
अब निबारून हालदार के कॉल डिटेल से हमें एक नंबर पता चलता है जिस पर वो रोज 1.5 घंटे बात करता था और वो नंबर पिछले 13 तारीख से स्विच ऑफ बता रहा है। और उसी टाइम दिनेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें ये जानने को मिलता है कि दिनेश की मौत 13 तारीख को ही हुई थी। अब पुलिस का शक अजीत और निबारून के ऊपर जा रहा था। उनका मानना था कि अजीत और निबारून ने किसी को हायर करके उसे मरवा दिया है। इसके बाद अशोक अजीत और निबारून को यहाँ पर उठा के लाता है और हर बार की तरह वो उन्हें पीटना चालू करता है, जिस पर अजीत उन्हें बताता है कि मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी, मैं सच में उसे नहीं मारना चाहता था। इसके बाद गोपालपुर थाने से एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट विधन के पास में आती है। छिदन ये फोटो देखकर काफ़ी खुश होता है और विधन उसे इस फोटो को बोर्ड पर टांगने के लिए बोल देता है। कुछ टाइम बाद अजीत और निबारून खुद की तरफ से बोलने लगते हैं कि मैंने ही इस कत्ल को अंजाम दिया है, यानी कि उनका कहना था कि उन्होंने ही दिनेश को ख़त्म किया है। पुलिस वाले ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि शुरुआत में तो हमने इन्हें इतना मारा तब ये कुछ नहीं बोले और अचानक इन्हें ऐसा क्या हो गया कि ये अपना जुल्म कबूल करने लगे। हालांकि हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की मार के डर से इन्होंने कबूल कर लिया कि ये कत्ल इन्होंने ही किया है। और जब पुलिस कोर्ट में इन दोनों को पेश करेंगी तब ये जज साहब के सामने बोल देंगे कि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया था और ये आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि सोपन्ना और चिदन ने इन्हें दिया था। इसलिए विभन और अशोक चिदन और सोपन्ना पर बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। इसके बाद कोई अशोक को कॉल करता है और बताता है कि उसके घर के पास 3 लोग घूम रहे हैं। तभी तुरंत वहां से पुलिस निकलती है और वहां पहुंचकर इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है जो कि वहां पर चोरी करने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी विभन की मुलाकात चिदम की बेटी से होती है जिसका नाम भी भ्रष्टि था। इसके बाद अशोक उन तीनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। इसके बाद अशोक विभन को एक नई न्यूज़ देता है। अशोक विभन को बताता है कि दिनेश के मोबाइल में एक और सिम यूज़ हुई थी और उस सिम नंबर के ऊपर कई सारे केसेस हैं और वो सिम नंबर किसी विजय भोक्ता नाम के आदमी से रजिस्टर्ड है। इसके बाद अशोक और विभन सारा काम छोड़ के विजय भोक्ता नाम के आदमी को ढूंढने लगते हैं। विजय भोक्ता इन्हें फाइनली मिल जाता है और वो किसी और के घर पर नहीं बल्कि चिदम के घर पर छुपा हुआ होता है। विजय भोक्ता को पकड़ने के बाद ये लोग इनसे पूछताछ करते हैं तो विजय भोक्ता उन्हें बोलता है कि वो मोबाइल मेरा नहीं बल्कि चिदम का होता है। ये सब सुनकर चिदम बौखला जाता है और चिदम तुरंत बोलता है कि मेरे पास फ़ोन खरीदने के पैसे तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर विदम के बॉक्सों को चेक किया जाता है जिसमें से एक फ़ोन दिखाई देता है। इसके बाद ये पुलिस तुरंत विजय भोक्ता और चिदम को गिरफ्तार कर लेती है और यहीं पर ये 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। इसके बाद 4th एपिसोड चालू होता है और इसका नाम होता है द वेब ऑफ इल्यूजन। इसके बाद अशोक यहाँ पर विजय भोक्ता और चिदम की धुलाई करने चालू करता है। शोपन्ना और विधम के मन में चिदम के लिए यहाँ पर सहानुभूति थी, यानी कि उन दोनों के मन में एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था चिदम को लेकर, क्योंकि चिदम एक गरीब है और यहाँ पर लगातार चाय पिलाता था। इसके बाद अशोक के काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फ़ोन उसी का था। दरअसल चिदम की बेटी उसे फ़ोन के लिए हमेशा जिद करती थी, इसलिए चिदम ने किसी से वो फ़ोन चुरा लिया था। अब कुछ टाइम पहले इनके पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी आया था जिसके सोने के गहने चोरी हुए थे और इस केस में अशोक 3 लोगों को भी पकड़ लिया था। लेकिन अशोक के काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने ही चोरी की है। ऐसे में अशोक इन्हें छोड़ देता है लेकिन इन लोगों पर नज़र रखता है और इनमें से एक बंदा छूटता है और तुरंत जयंता को कॉल करता है। अशोक उसकी बात सुन लेता है और फौरन जयंता के पास में जाता है। यहाँ पर चोरी की हुई कई सारी ज्वेलरीज मिलती है जिसमें उस बूढ़े इंसान की भी ज्वेलरी होती है। ये सब देखकर अशोक शॉक हो जाता है और जयंता से पूछने लगता है। फाइनली उस बूढ़े इंसान को उसकी ज्वेलरीज मिल जाती है और वो बूढ़ा इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर पुलिस अपना एक केस सॉल्व कर लेती है। तभी यहाँ पर नरोत्तम आता है और दिनेश के मौत से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करने लगता है। तभी विभन की नज़र उसके गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। ये लॉकेट उसी तरह था जिसे जयंत के पास उस पुलिस वाले ने देखा था। नरोत्तम बताता है कि दिनेश भी इसी तरह का लॉकेट पहनता था। तभी नरोत्तम बताता है कि हमारे घर में ये लॉकेट सभी लोग पहनते हैं। तभी पुलिस वाला समझ जाता है कि जो भी यहाँ पर कातिल होगा उसने ये लॉकेट जरूर जयंता को दिया होगा। तभी तुरंत जयंता को वहाँ पर बुलाया जाता है और इस लॉकेट के बारे में पूछा जाता है। तभी जयंता को याद आता है कि संक्रांति के दिन एक आदमी उसके पास आया था और ये लॉकेट उसे दे दिया था। इसके बाद ये लोग जयंता की दुकान पर जाते हैं और CCTV खंगालने लगते हैं।
तभी इन्हें उस संक्रांति के दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और उसमें देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दरअसल वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि चिदम था। अब अशोक यहाँ बिना देरी करे हुए चिदम को गिरफ्तार करता है और लॉकअप में लाकर उसे पीटने लगता है। इसके बाद विधन यहाँ पर आता है और चिदम से प्यार से पूछने लगता है। चिदम उसे बताता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। चिदम उसे बताता है कि दिनेश मेरे घर पर किसी काम से आया था, तभी मैंने अपनी पत्नी झुमुर को दिनेश के लिए चाय बनाने के लिए बोला। तभी यहाँ चिदम को शक होता है कि झुमुर दिनेश को लाइन दे रही है। अब चाय बनाने जाती है तो उसे पता चलता है कि घर पे दूध नहीं है, इसलिए वो चिदम को दूध लाने के लिए बाहर भेजती है। और जब चिदम वहाँ पर दूध लेकर आता है तो ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे। ये सब देखकर चिदम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर चिदम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और दिनेश को वहाँ से भगा देता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दिनेश और चिदम फिर से साथ में दारू पी रहे हैं। अब दारू के नशे में दिनेश चिदम की बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। दिनेश को उसकी वाइफ काफी ज्यादा सुंदर लगती थी, इसलिए दिनेश उसकी वाइफ की तारीफ करने लगा। यहाँ तक कि दिनेश उसे ये भी बोलता है कि वो हर हफ्ते उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बदले अगर वो पैसे चाहता है तो मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की बात सुनकर चिदम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। चिदम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दिनेश के सिर पर मार देता है। और इसी वक्त ये 4th एपिसोड भी खत्म होता है। अब यहाँ पर 5th एपिसोड चालू होता है और इस एपिसोड का नाम है विभीषण। अब कहानी में यहाँ तक आते आते हमें ये तो समझ आ गया था कि चिदम ही यहाँ पर क्रिमिनल है। अब कहानी यहाँ तक आते आते तो हमें ये बता देती है कि चिदम ही यहाँ पर क्रिमिनल है। लेकिन तभी पुलिस के सामने सौरभ नाम का एक आदमी आता है जो बताता है कि उसे चिदम की बीवी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए सौरभ हमेशा चिदम के घर के आसपास घूमता था ताकि उसकी बीवी को एक झलक देख सके। और एक दिन चिदम उसे देख लेता है और उसे घर के अंदर बुलाता है। और यहाँ पर भी सेम घटना हुई। चिदम ने अपनी बीवी को चाय बनाने के लिए बोला लेकिन दूध खत्म हो गया। दूध लाने के लिए चिदम गया, तब तक सौरभ उसकी बीवी के साथ इंटीमेट हो गया। अब सौरभ यहाँ पर बताता है कि चिदम ने उसे कई बार ब्लैकमेल भी किया है। वो अभी तक उससे 10,000 रुपए ब्लैकमेल करके लूट चुका है। अब सौरभ की कहानी सुनकर हमें ये समझ आ चुका था कि चिदम अपनी बीवी को यूज करके पैसे कमाता है। झुमुर यानी कि चिदम की बीवी अपनी सुंदरता से किसी को भी फंसाती थी और अपने घर में लाकर उसके साथ इंटीमेट होती थी। और उसी टाइम चिदम वहां पर आकर इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता था और उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगता था। अब चिदम के खिलाफ अच्छे खासे सबूत हो चुके थे। पुलिस चाहती तो चिदम को पीटकर अपना गुनाह कबूल करा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। विधन सोचता है कि अगर चिदम को पीटा गया तो वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो उसे प्यार से बहला फुसलाकर अपना ट्रस्ट जीतेगा और फिर चिदम ही उसे सारा सच्चाई बता देगा। वो चिदम को फ्री छोड़ देता है। चिदम वहीं अपना रेगुलर काम करता है, जैसे चाय लाना, पानी पिलाना। यहाँ तक कि विभुन चिदम के परिवार को भी ये बातें नहीं बताता। यहाँ तक कि विभुन चिदम के परिवार को पैसे तक देता है। इसी तरह वह चिदम का ट्रस्ट जीत लेता है। और एक दिन फाइनली वो उससे अकेले में पूछने लगता है। विधम उससे पूछता है कि तुमने अभी तक कौन कौन से क्राइम किए हैं मुझे बताओ। विभन उसे बोलता है कि अगर एक बार FIR रिपोर्ट रेडी हो गई तो उसमें बाद में चेंजेस करने पर तुम्हें सज़ा ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद चिदम उसे बताता है कि उसका एक और औरत के साथ अवैध संबंध था। चिदम उसे बताता है कि गोविंदो सड़खेल नाम का एक आदमी था जो हाल ही में कुएं में डूबकर समाप्त हो गया था और उसी की बीवी के साथ चिदम के अफेयर थे। और ये अफेयर उसकी बीवी के साथ तब से थे जब गोविंदो जिंदा था। एक दिन की बात है जब चिदम उसकी बीवी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब गोविंदो पीछे से आता है और रंगे हाथ उसे पकड़ लेता है। ये सब देखकर गोविंदो काफी ज्यादा घबरा जाता है और गोविंदो चिदम को डांटने और मारने लगता है। और इसी हाथापाई में चिदम गोविंदो को कुएं में गिराकर मार डालता है। यानी कि चिदम ने एक नहीं बल्कि दूसरा भी मर्डर यहाँ पर कर दिया। चिदम अपनी वाइफ का यूज करके कई सारे लोगों से, और जो पैसे उसने कई सारे लोगों से ठग कर अपने पास रखे थे, वो उसकी वाइफ वो सारे पैसे लेकर भाग चुकी है। इसके बाद ये बातें विधन को सीनियर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। विधन के सीनियर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब वो चिदम को खुले आम देखते हैं। विधन उसके सीनियर को बताता है कि मैं चिदम का ट्रस्ट जीत के उससे सारी बातें उगलवा लूंगा। अब विधन अपनी FIR रिपोर्ट तैयार करता उससे पहले एक बार चिदम फिर से उसके पास आता है, जहां पर वो उसे बताता है कि मैंने 2 नहीं बल्कि 3 लोगों का मर्डर किया है।
चिदम बताता है कि उस दिन जो फोटो हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी और उस फोटो को मैंने जो बोर्ड पे लगाया था उसका मर्डर भी मैंने ही किया है। फिर अचानक चिदम को क्या होता है तो वो कहता है कि मैंने 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का मर्डर किया है। फिर वो धीरे धीरे संख्या बढ़ाता है और इस तरह वो बताता है फाइनली कि मैंने 8 लोगों का मर्डर किया है। चिदम यहाँ पर 8 लोगों के नाम बताता है और ये 8 लोग वही है जिसे विदम ने बोर्ड पर चिपका के रखा है। विदन तुरंत सीनियर के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है। ये सब सुनकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ 50 एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब 6 एपिसोड यहाँ पर चालू होता है और इसका नाम द ट्रायल बाय फायर है। यहाँ पर विधन चिदन को पूरी तरह छोड़ देता है ताकि वो मंदिर में जाकर पूजा कर सके। इसके बाद चिदन बताता है कि उसने ऐसी मन्नत मांगी थी कि जिस दिन वो अपने सारे जुल्म कबूल कर लेगा मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेगा। अब यहाँ पर सारे पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर विधन चिदन को कहीं भी आने जाने दे रहा था और इस तरह चिदन कहीं भी भागा जा सकता है। लेकिन विधन को चिदन के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह नहीं भागेगा। अब यहाँ पर भले ही चिदन पूरी तरह फ्री घूम रहा था लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं उसके आसपास ही थे। इसके बाद चिदन विधन के घर पर भी जाता है और वहाँ पर प्रसाद देता है लेकिन वहाँ पर किसी को भी चोट नहीं पहुँचाता। अब इस केस में डीएसपी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा था। अब यहाँ पर डीएसपी को गुस्सा आ जाता है और वो चिदन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन विधन उसे किसी तरह रोकता है। अब यहाँ पर डीएसपी विधन के ऊपर काफ़ी भड़कते हैं और उसे बाहर निकालने की धमकी देते हैं। अब डीएसपी चिदम से खुद सवाल पूछने की कोशिश करता है तो चिदम उसे बताता है कि मैंने एक भी कत्ल नहीं किए हैं। मैंने सारे जुल्म इसलिए माने क्योंकि मुझे पुलिस वाले पीट रहे थे। लेकिन चिदम को अपराधी घोषित करने के लिए पुलिस वालों को उसके खिलाफ सबूत ढूंढना पड़ेगा। विदम अपने सीनियर को बताता है कि टोटल 9 लोग मारे गए हैं। 8 लोग तो पहले ही गायब हो चुके थे और अब 9वां चिदन मर्डर करने के बाद सिर्फ 1 फीट गड्ढा खोदता है और उसमें बॉडी को गाड़ देता है। उसे पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं होता क्योंकि अगर पुलिस ने बॉडी देख भी ली तो वो बॉडी को नहीं पहचान पाएगी। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि दिनेश की बॉडी का भी सर पूरी तरह कुचला गया था और वो गायब हुआ सर जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि चिदम ही कातिल है। अब ये सब बातें सीक्रेटली हो रही थी लेकिन किसी तरह न्यूज़ वाले को पता चल जाता है। अब न्यूज़ रिपोर्टर फाइनली ये बात छाप देता है कि पुलिस के पास से बॉडी का सिर गायब हो चुका है। अब ये बात प्रेस में आ जाती है और फाइनली ये लोग विधम को सस्पेंड कर देते हैं। दूसरी तरफ अशोक काफ़ी ज़्यादा चिदन को पीटने लगता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चिदम मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन किसी तरह पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। चिदम की हरकतें देखकर पुलिस वालों को भी समझ आ गया था कि चिदम सिर्फ विधन के सामने मुंह खोलेगा क्योंकि विधन ही उसे बहला फुसला कर सच्चाई निकाल सकता है और उनकी बॉन्डिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद एक पुलिस वाला विधन के पास जाता है और सस्पेंडेड विधन को अनऑफिशियली इस केस के ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है। विधन जैसे ही इस केस पर काम करने लगता है वो चिदम को आज़ाद कर देता है। इसके बाद विधम चिदम को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। उसके बाद खाना खाने ले जाता है और घूमने के लिए भी ले जाता है। अब विधम अपनी बाइक छोड़कर कुछ टाइम के लिए वहां से जाता है और बाइक चिदम के भरोसे वहां पर छोड़ता है। यहाँ पर चिदम के पास अच्छा मौका होता है कि वो बाइक लेकर यहाँ से भाग जाए और विधम के हाथों कभी ना आए। यहाँ पर चिदम ऐसा कर सकता था लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इससे कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि चिदम एक काइंड ऑफ ईमानदार इंसान है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और नया 7th एपिसोड चालू होता है जिसका नाम है रीस्टोरेशन ऑफ धर्मा। इसके बाद चिदम और विदम एक पेड़ के नीचे खाली स्थान पर बैठते हैं और अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं। ये दोनों मोस्टली अपने बेटियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी के चलते चिदम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। विदन उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अगर उसे बॉडी का सिर नहीं मिला तो उसकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी, यानी कि वो अभी सस्पेंडेड है और अगर बॉडी का सिर नहीं मिला तो उसे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इसके बाद चिदम अपने बचपन की कहानी उसे सुनाने लगता है। वो शुरू से स्कूल गया लेकिन उसने स्कूल कभी कंप्लीट नहीं किया। इसी के चलते उसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते थे और उसके भाई की इज्जत किया करते थे। हालांकि उसका भाई भी यहाँ पर नौकरी पर नहीं लगा था लेकिन उसका भाई थोड़ा चालाक था। उसका भाई एक दिन एक लड़की को घर पर लाया और उससे शादी कर ली। सभी लोग खुश थे और सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी एक दिन उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके भाई की मौत हो गई। तब से उस लड़की की शादी उसके घर वाले चिदम से करवा दिए और इसी लड़की का नाम झूमुर है जो कि अभी भी इसकी वाइफ है। लेकिन अभी झूमुर लापता है या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो वो घर छोड़कर भाग गई है। चिदम से झूमुर को एक बेटी भी हुई थी।
इसी तरह वो टाइम बीतते गया, लेकिन एक दिन चिदम ने झुमुर के पास एक महंगा फ़ोन देखा। तभी चिदम ने सोचा कि इतना महंगा फ़ोन इसके पास कैसे आ गया। चिदम थोड़ी खोजबीन करता है तो चिदम को पता लगता है कि उसकी बीवी पैसों के बदले अपना जिस्म बेचने लग गई है। इसके बाद चिदम को भी ये गलत नहीं लगा। वैसे तो ये गलत है, लेकिन चिदम को इस टाइम गलत नहीं लगा, इसलिए वो खुद बाकी मर्दों को अपने घर पर लाता और उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होते हुए देखने का बहाना करता और उन मर्दों को फंसाकर उनसे पैसे, जेवर और जेवरात लूटने लगा। लेकिन जितना भी उसने काला काम करके पैसा कमाया था, एक दिन उसकी बीवी झुमुर सारा पैसा लेकर कहीं फरार हो गई। अब चिदम को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी को उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना था और यही रीज़न है कि वो लोगों को मारकर उनसे पैसे वैसे लूटा करता था। और इसी के चलते वो लाश को छुपाने लगा। और सबसे पहले जो जंगल में लाश मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि भोला मंडल की लाश थी। इसके बाद विधम चिदम से लाश के सिर के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद विधम को डीएसपी का कॉल आता है और वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब विधम उसे चलने के लिए बोलता है, लेकिन चिदम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सारी लाश बता दूंगा कि मैंने कहां पर कौन कौन सी लाश छुपाई है। तब विधम चिदम और कुछ पुलिस वाले को लेकर जंगल में जाते हैं। शुरुआत में चिदम उन्हें जानबूझकर गलत लोकेशन बताता है, क्योंकि दूसरे पुलिस वालों ने उसे काफी ज्यादा मारा था, इसलिए चिदम उन्हें गलत लोकेशन बताकर परेशान कर रहा था। और इसी के चलते अशोक और बाकी पुलिस वालों ने गलत जगह खोदकर काफी परेशानियों का सामना किया। इसके बाद फाइनली चिदम उसे सही जगह बताता है और वहां पर पुलिस को फाइनली लाश मिल जाती है, लेकिन अशोक खोदते खोदते काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद अशोक उसे फिर से पीटने लगता है, लेकिन चिदम वहां से भाग जाता है। इसके बाद चिदम को वो किसी तरह पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद चिदम उन्हें उन लाशों के फेंके हुए कपड़े भी ढूंढ के देता है। अब चिदम के खिलाफ काफी ज्यादा सबूत मौजूद हो चुके थे, लेकिन अभी भी उस लाश का सिर नहीं मिला था। फाइनली उन्हें लाश मिलना चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अशोक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद विधम चिदम से अकेले में बात करता है और चिदम उसे बताता है कि मुझे मेरी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े और उसकी परवरिश अच्छे से हो, और साथ ही उसकी बेटी कभी ये न जान पाए कि उसके पिता एक कातिल थे। चिदम इसके बाद बताता है कि उसे स्वपन्ना ने बताया था कि अगर उसे लाश का सिर नहीं मिला तो वो बच सकता है। अगले दिन विधम चिदम के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद विधम प्रॉमिस करता है और बाद में चिदम भागते हुए उस कटे हुए सिर को लाके दे देता है। उस कटे हुए सिर के मिलते ही सारा केस अब सॉलिड हो चुका था। इसके बाद विधम वापस से ड्यूटी ज्वाइन करता है और विधम ने एक केस सक्सेसफुली सॉल्व भी कर लिया था। इसके बाद सारे पुलिस वालों को साथ में दिखाया जाता है और विधम को एक मेडल भी दिया जाता है। इस वेब सीरीज के लास्ट में चिदम की बेटी को हम देखते हैं, जिसका आज बर्थडे है, और भ्रष्टि के हाथ में हम विधम की असली बेटी को देखते हैं, यानी कि विधन ने चिदम की बेटी को भी अपना लिया था। और इसी के साथ ही वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली विभीषण मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी में थोड़ा दम तो है, लेकिन ये पूरी की पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। इस कहानी में कुछ भी ट्विस्ट और टर्न हमें नहीं बताए गए, लेकिन ये कहानी हमें लास्ट तक बांध के रखती है। सीरीज का नाम विभीषण इसलिए रखा गया क्योंकि चिदम, जो कि पुलिस के हाथ के नीचे काम करता था और वहीं से उसने क्राइम को जन्म दिया, लेकिन इनिशियली कोई भी पुलिस वाले का शक उसके ऊपर नहीं गया। चिदम ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देना चाहता था। हालांकि चिदम पैसे अच्छे काम करके भी ला सकता था, लेकिन उसने अपना गलत रास्ता चुना। गलत रास्ते का अंजाम गलत ही होता है। लास्ट में चिदम विधम के सामने सारी सच्चाई बोल दिया और साथ ही उससे एक प्रॉमिस लिया कि वो उसकी बेटी का जिंदगी भर ख्याल रखेगा। शुरुआत से ही हम देख रहे थे कि चिदम के साथ बहुत बुरा हुआ। न चिदम को घर वालों ने इज्जत दी और न ही उसकी वाइफ ने, इसलिए चिदम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फाइनली जब विधम उससे अच्छे से बात करने लगा तो विधम को उसने सब कुछ सच बता दिया। और वेब सीरीज के लास्ट में विधम ने अपना वादा पूरा किया और चिदम की बेटी को अपना लिया। इसके बाद हम झुमुर की बात करते हैं। झुमुर की बात करें तो वो पहले से ही गलत लड़की थी और शुरुआत से ही वो पैसे के पीछे भागती थी। अब पैसों के पीछे भागती थी इतना तो पक्का था। इसी तरह उसने किसी अमीर इंसान को फंसाया होगा और सारा पैसा लेकर उसके साथ वो भाग गई होगी। तो ये थी झुमुर की भी स्टोरी। और इसी के साथ फाइनली इस वेब सीरीज़ को पूरी तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको इस वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।